आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। देखिए, बीए फाइनल ईयर में आपके दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिन पर हम काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे, और दूसरी जो बुक है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो हमारी बुक का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और क्षेत्र क्या है। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। ये जो शब्द है इंटरनेशनल रिलेशंस, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बेंथम ने। उसके बाद इस शब्द का प्रयोग संप्रभु देशों के बीच सरकारी संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाने लगा। अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ होता है विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो राज्य हैं उनके बीच आपस में क्या संबंध है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या संबंध है, भारत और अमेरिका के बीच क्या संबंध है, तो एक सामान्य भाषा में इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए हम कुछ विचारकों की परिभाषाओं को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा यहाँ हम लेते हैं हाफमैन के अनुसार। देखिए, हाफमैन ने ये कहा कि, एक बार मैं रीड करती हूँ इससे पहले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शास्त्र उन तत्वों, कारकों तथा कार्यकलापों का वर्णन करता है जो राजनीतिक दृष्टि से विश्व को विभिन्न भागों में बांटने वाली मौलिक इकाइयों अर्थात राज्यों की बाहरी नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, हाफमैन ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब है उन तत्वों, कारकों और क्रियाकलापों का वर्णन करना जो विश्व को विभिन्न भागों में बांटने वाली मौलिक इकाइयाँ। अगर हम पूरे विश्व को एक साथ लें तो पूरे विश्व को जो डिवाइड करती हैं अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग यूनिट्स में, वो है राज्य। ठीक है, तो अब जो राज्य हैं, राज्य की मेन इसमें जो शब्द हमें फोकस करना है वो है राज्यों की बाहरी नीतियों। हर स्टेट, हम जानते हैं कि हर जो संप्रभु राज्य होता है वो इस बात के लिए स्वतंत्र होता है कि वो आंतरिक क्षेत्र में जो चाहे वो नीति अपना सकता है या बाहरी क्षेत्र में जो चाहे वो नीति अपना सकता है। तो हर संप्रभु देश को ये अधिकार है कि वो बाहरी क्षेत्र में जैसी चाहे वैसी नीतियाँ अपना सकता है। लेकिन किसी राज्य की बाहरी नीतियों को जो तत्व प्रभावित कर रहे हैं, जो फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ प्रभावित कर रही हैं, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत। दूसरी डेफिनेशन हम लेते हैं यहाँ J.W. बर्टन की। देखिए, J.W. बर्टन लिखते हैं कि शास्त्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण है, जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके और भविष्य में उनकी संभावित दिशा का पूर्वानुमान लगाया जा सके। तो देखिए, बर्टन का ये कहना है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्टडी कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य कार्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य कार्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं को ऑब्जर्व करना, उनको एनालिसिस करना और उनके द्वारा कुछ सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करना। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण, जिससे कि अब क्यों निर्धारण करना है, जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके। हम राज्यों के बीच में वर्तमान में कैसे संबंध हैं, ऐसे संबंध हैं तो क्यों हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, या आज हम कहें कि भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। तो जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थिति है
वो ऐसी है तो क्यों है, हम उसे समझ सकें और उसके आधार पर हम भविष्य में क्या दिशा होगी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, उसका हम पूर्वानुमान लगा सकें। तो जे.डब्ल्यू. बर्टन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को डिफाइन करते हुए ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य ये है कि उनके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं को समझकर सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ सके, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वर्तमान समझ सके, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का फ्यूचर हम जान सकें। देखिए, बर्टन ने आगे लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य तो उसका सैद्धांतिक विवेचन करना है। यह आवश्यक नहीं है कि विशेष समस्याओं से ही संबंधित हो और न ही उसका संबंध किसी विशेष लक्ष्य की ओर हो, जैसे कि शांति या विश्व सरकार की खोज, बल्कि इसका संबंध है कि भिन्न भिन्न राज्य किस प्रकार निर्णय लेते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए, बर्टन का कहना है कि जो हम ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, हम इनका जो ये वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिकली रूप से जो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य रहता है कि जैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, कि राज्यों के बीच में जो भी संबंध है, हमें उनका विवेचन करना होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक समस्या की ही बात करें। जैसे मान लीजिए हमने भारत और मालदीव संबंधों का अध्ययन किया, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम कोई प्रॉब्लम है तभी दो कंट्रीज़ के रिलेशंस को समझ रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये ज़रूरी है कि हमारा कोई एक स्पेसिफिक लक्ष्य होना चाहिए कि हम मान लीजिए भारत और बांग्लादेश संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं, तो हमारा कोई स्पेसिफिक लक्ष्य हो ये भी ज़रूरी नहीं है। मुख्य बात ये है कि हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी जो स्टेट है वो कैसा निर्णय लेता है और कैसा व्यवहार करता है। कि हम ये देख रहे हैं कि आज अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके साथ हम हमेशा फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी रहते हैं, और भारत सरकार का प्रयास रहता है कि चाहे हमें नुकसान हो जाए लेकिन हम उनके साथ अपने रिलेशनशिप ख़राब ना करें। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इस व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये समझते हैं कि कोई भी राज्य क्या डिसीज़न लेता है और कैसा बिहेवियर करता है। जैसे हम जब इंटरनेशनल ये बुक हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि किन किन परिस्थितियों में किन किन स्टेट के द्वारा अलग तरह का बिहेवियर अपनाया गया। कि भारत सरकार ने ही कभी हमने देखा कि जैसे श्रीलंका की जो जातीय समस्या की हम बात करें कि जब लिट्टे पे उंगली उठाई गई थी और लिट्टे को रखा गया था सुरक्षा परिषद में, तो भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया। उस समय बड़ा लग रहा था कि भारत सरकार किसको फेवर करेगी, कि हम हमारे तमिल लोगों को सपोर्ट करेंगे या श्रीलंका की सरकार को सपोर्ट करेंगे। तो दैट मोमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसीज़न लिया, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये समझेंगे कि कोई स्टेट किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है और कैसा डिसीज़न लेता है, ये समझना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है। एक सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, ओके। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे अभी हमने बात कर ली कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, डेफिनेशंस भी हमने देख ली। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम कैसे परिभाषित करें, इसको लेकर दो दृष्टिकोण हैं। एक है संकुचित दृष्टिकोण और दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण तो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो संप्रभु राज्य हैं, उन संप्रभु राज्यों के उन्हीं राजनीतिक सरकारी संबंधों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका संचालन इन देशों में सत्ता पर आसीन शासकीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत हम जो संप्रभु स्टेट्स हैं उनके केवल राजनीतिक और सरकारी संबंधों को ही शामिल करें। सरकारी संबंधों से क्या अभिप्राय है? सरकारी संबंधों से अभिप्राय ये है कि वे संबंध जिनका संचालन इन देशों में सत्ता पर आसीन शासकीय पदाधिकारी कर रहे हैं। मीन्स
कि भारत और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में क्या एग्रीमेंट हो रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में क्या समझौते हुए। तो यानी कि जब हम रिलेशंस को समझ रहे हैं तो केवल हम कंट्रीज़ की सरकारों के बीच में जो रिलेशनशिप है हम केवल उनको समझेंगे। एक जो दृष्टिकोण है वो तो ये है, ठीक है। दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है कि हम केवल राजकीय संबंधों को नहीं समझते हैं, बल्कि राजकीय संबंधों के अलावा हम कंट्रीज़ के बीच में, राज्यों के बीच में स्थापित होने वाले सभी तरह के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब है देशों के बीच सभी तरह के संबंधों को समझना, चाहे वो संबंध राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे वो शांति के समय की बात हो, चाहे युद्ध के समय की बात हो, चाहे कानूनी हो, चाहे सांस्कृतिक, चाहे आर्थिक हो, चाहे भौगोलिक, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक तरीके से सभी तरह के संबंध आ जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति की। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नेचर को समझने से पहले हम कुछ विचारकों के दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम जो ले रहे हैं वो हैं पामर और पार्किंस के अनुसार, ठीक है। तो पामर और पार्किंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, पामर और पार्किंस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को डिफाइन करते हुए जो पॉइंट्स कहे हैं, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो पामर और पार्किंस का ये कहना है कि इस विषय का अभ्युदय राजनीति विज्ञान एवं इतिहास जैसे सुविकसित अनुशासनों से हुआ है, किंतु यह आज भी एक संगठित अनुशासन का स्तर प्राप्त नहीं कर सका है। यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, एक सब्जेक्ट के रूप में जो उदय हुआ वो उदय हुआ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से, लेकिन आज भी इंटरनेशनल रिलेशन अपने आप में एक अलग डिसिप्लिन नहीं बन पाया है। दूसरी बात कहते हैं पामर और पार्किंस कि इसके अध्ययन का कोई क्लियर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है, या हम यूँ कहें कि हमारे पास अभी भी कोई क्रमबद्ध वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है जिससे कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ सकें। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए हमारे पास न तो कोई सैद्धांतिक ढांचा है और न ही हमारे पास कोई सिस्टमैटिक साइंटिफिक अवधारणा है जिससे हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ सकते हैं। तीसरी चीज़, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो आज भी अपनी विषय सामग्री के लिए दूसरे विकसित अनुशासनों पर निर्भर है। यानी कि जैसे हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी करते हैं तो हमारी देखिए आधी जो विषय सामग्री है वो तो इतिहास से आती है, ठीक है। कि हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अगर हम बैक में जाएं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उन्हें हम समझना चाहें इंटरनेशनल रिलेशंस को, तो एक तो हम इतिहास का हमें लेना पड़ेगा अध्ययन, ठीक है। कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, नाजीवाद है, फांसीवाद है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे गुटनिरपेक्षता का उदय होता है, या जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुई हैं हमें उन्हें समझना होगा। सेकेंड थिंग, हमारी आधी विषय सामग्री आती है पॉलिटिकल साइंस से, कि हमें देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना है, उनके सिस्टम्स को समझना है। तो इनका ये कहना है पामर और पार्किंस का कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं अभी भी वो दूसरे डिसिप्लिन पर डिपेंडेड है, उसके पास अभी खुद की कोई विषय सामग्री उपलब्ध नहीं है, राइट। तो ये हमने देखा पामर और पार्किंस के अनुसार। दूसरी बात हम करते हैं कॉर्लिन एम कॉपर जॉनसन के अनुसार। देखिए, ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कि इंटरनेशनल रिलेशन अपने अध्ययन और विश्लेषण के लिए जो सामग्री इकट्ठा करता है वह दूसरे शास्त्रों की सामग्री से बिल्कुल अलग है। साथ ही उस सामग्री को समन्वित करने की उसकी पद्धति भी निराली है। अतः सामाजिक विज्ञानों में उसे एक स्वायत्त विषय का दर्जा दिया जा सकता है। देखिए, जो कॉपर जॉनसन है वो विपरीत मत रखते हैं। उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस
कि जो अध्ययन सामग्री है वो दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है और उनको कलेक्ट करने का तरीका वो भी अलग है कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम पॉलिटिकल साइंस को एक अलग डिसिप्लिन के रूप में मान्यता दे सकते हैं। तो जहाँ पामर और पार्किंस का ये कहना था कि ये एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, वहीं कॉपर जॉनसन का कहना है कि नहीं, हम इसे एक अलग डिसिप्लिन का दर्जा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्विंसी राइट की। क्विंसी राइट ये लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राष्ट्रों के बीच संबंधों को समझने, उनके विषय में भविष्यवाणी करने, उनका मूल्यांकन करने, उन पर नियंत्रण करने एवं विश्व समुदाय की स्थिति समझने में योगदान देते हुए एक साथ इतिहास भी है, विज्ञान भी है, दर्शन भी है और कला भी है। देखिए, क्विंसी राइट बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्विंसी राइट कहते हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि देशों के बीच के वर्तमान संबंधों की क्या स्थिति है, उनका भविष्य क्या होगा, हम मूल्यांकन कर सकते हैं उनके कार्यों का, उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल रिलेशन का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो इतिहास भी है, विज्ञान भी है, दर्शन भी है और कला भी है। ठीक है, तो ये नेचर हमने पढ़ा। अब देखिए मेन बात, एक शब्द और आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो क्या दोनों सेम है या दोनों में अंतर है, हम देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक कंसेप्ट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देशों के जो संप्रभु राज्य हैं उनके सभी तरह के संबंध आ जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या साहित्यिक हो। लेकिन जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के बीच के केवल राजनीतिक संबंध आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक कंसेप्ट है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सीमित कंसेप्ट है। दूसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है कि हम एक राज्य मतलब राज्यों के बीच में आपस में जो रिलेशंस है, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हमारा जो स्टडी करने का तरीका है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारा वही जो अध्ययन करने का तरीका है वो एनालिटिकल टाइप हो जाता है। हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, यानी कि जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल डिस्क्रिप्शन से काम चल जाता है कि इस कंट्री और इस कंट्री के बीच में ऐसे रिलेशन चल रहे हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमें पूरा एनालिसिस भी करना है, पूरा विश्लेषण भी हमारे द्वारा किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु की, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसका स्कोप क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रधान पात्र हैं राज्य। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम मेन जो स्टडी करते हैं वो राज्यों की करते हैं। हम राज्यों के बाहरी व्यवहार का अध्ययन करते हैं। हम ये देखते हैं कि राज्यों का जो व्यवहार है, बाहरी व्यवहार है, वो कौन से तत्वों से प्रभावित हो रहा है। अब इसमें बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, जैसे भू राजनीतिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, वैचारिक है, सामरिक है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, रूस है, अफ़गानिस्तान है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं और हर देश के साथ हमारे जो रिलेशन हैं वो अलग तरह के हैं। ठीक है, क्योंकि हर देश का जो सामरिक महत्व है वो हमारे लिए अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम राज्य का कैसा बिहेवियर है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उसके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के अध्ययन पर बल देता है। देखिए, एक विचारक थे मॉर्गेंथो, और मॉर्गेंथो का ये कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है। और मॉर्गेंथो के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए यथार्थवादी उपागम दिया गया, और यथार्थवादी उपागम बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए।
तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक जो मेन एलिमेंट है जिस पर हम अध्ययन करते हैं वो है शक्ति, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर पॉलिटिक्स का जो उद्देश्य है अल्टीमेटली वो शक्ति है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी यही होता है कि हर राज्य का जो लक्ष्य होता है वो है शक्ति उपार्जित करना, और शक्ति के दृष्टिकोण से ही वो अपनी विदेश नीति बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक जो मेन एलिमेंट है जिसकी स्टडी की जाती है वो है शक्ति। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन। आज देखिए विश्व राजनीति में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे संगठन बन गए हैं। एक इंटरनेशनल संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हो रही है तेज़ी से, और बहुपक्षीय संबंध बनते जा रहे हैं जहाँ पर कि जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, और उनके माध्यम से वो आपसी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके माध्यम से आपस में वो सहयोग करते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें चूँकि बहुपक्षीय संगठनों का महत्व आज की राजनीति में और भी अधिक हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं हैं और संगठन हैं इनका भी अध्ययन करते हैं। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक राष्ट्र संघ, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएनओ, और आज तो यूएनओ के अलावा और बहुत सी संस्थाएं बन चुकी हैं, जैसे सार्क है, आसियान है, बिमस्टेक है, विश्व बैंक है, डब्ल्यूटीओ है ना। तो ये अलग अलग तरह के संगठन हैं बहुत सारे, अफ्रीकी एकता संगठन है। तो इन सब का भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस बात को भी ध्यान रखा जाता है कि विश्व राजनीति में जो राज्य हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ राज्यों के बीच में टेंशन की स्थिति हो या युद्ध की स्थिति हो, या युद्ध की स्थिति अगर बन सकती हैं, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में संघर्ष की स्थिति बन सकती है, तो उसके अध्ययन पर भी विशेष रूप से बल दिया जाता है। जैसे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका और रशिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक शीत युद्ध शुरू हो जाता है। तो पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के घटनाक्रम है वो इसी शीत युद्ध के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो शीत युद्ध, अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन को समझना है तो हमें जो बिगनिंग करनी होगी वो शीत युद्ध से ही करनी होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शीत युद्ध शुरू हुआ हमें उसे ही समझना होगा बिगनिंग में, अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन को समझना है तो। नेक्स्ट है विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते समय हम ये भी समझते हैं कि राष्ट्रों के द्वारा अपनी विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, किन चीज़ों से एक विदेश नीति गुजरती है जब उसका डिसीजन मेकिंग होता है, तो वो हमें समझना होगा। कि अगर हम ये सोचें कि विदेश नीति का निर्माण केवल प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ही कर देते हैं तो ये सही नहीं है। अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती है, जैसे कि हमारा मीडिया है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हमारे रिसर्चर हैं, है ना, तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या विभिन्न जो राजनेता हैं उनके क्या ओपिनियन है। तो बहुत सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती है। तो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं तो हमें फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को भी समझना होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में भी यही होता है कि जो संप्रभु राज्य हैं वो संप्रभु हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर भी इसमें बल दिया जाता है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। देखिए आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, और ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे हैं वो बहुत अधिक प्रभावित करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को। तो फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार और इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्टडी भी एक अलग पार्ट के रूप में व्यापक रूप से इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में की जाती है। जैसे कि WTO है। अब WTO अपने आप में अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है तो हमें WTO की क्या कार्य प्रणाली है, कौन कौन से एग्रीमेंट इसके तहत हुए हैं, इसे हमें, या जैसे G15 है
है ना। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्टडी पर भी हमें फोकस करना होगा। नेक्स्ट है सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद साम्यवादी गुट बना, गुटनिरपेक्ष राज्य बने, G8 है, G15 है, अरब समुदाय हैं, है ना। तो इस तरह के जो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सैनिक संगठन हैं, जैसे नाटो है, या वारसा पैक्ट है, सीटो है, सेंटो है, तो हम इनकी भी स्टडी करते हैं जब हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना हो। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो एक उसका व्यापक क्षेत्र है, और बहुत से जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो हम उसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। थैंक यू।